हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे और साथ ही साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो आज हम एक और न्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसके कुछ टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कंप्लीट किया हुआ है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर हमारा लेक्चर नंबर 1 जरूर से देखना। तो ये है लेक्चर नंबर 2, हमारे 4th चैप्टर 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। तो इंडिया के आर्ट के बारे में जानना है। तो आर्ट के बारे में, आर्ट होता क्या है, ठीक है, हमारा आर्ट होता क्या है, इंडिया का आर्ट होता क्या है, साथ ही साथ उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, वो सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट किया हुआ है हमारे लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख के आओ कि आर्ट होता क्या है, उसमें कितने सारे टाइप्स होते हैं, आर्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो उन सभी को हमने बहुत ही डीपली अच्छी तरह से समझा हुआ है, सभी के मीनिंग को समझा हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। सो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लेना। ओके चलो, सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट। हमारा इंडिया का जो ट्रेडिशन है विजुअल आर्ट की तरफ, उस चीज के बारे में हम इस लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट का मतलब क्या होता है। हमारे इंडिया का मतलब कि हमारा जो कल्चरल आर्ट होता है, हर एक जगह के अपने अपने कल्चर होते हैं। सारा जो पूरा इंडिया है वो सेम कल्चर फॉलो करता है क्या? नहीं, सबके अलग अलग ट्रेडिशन है, ठीक है, सबके अलग अलग ट्रेडिशन है। अगर मैं बिहार की हूँ, ठीक है, सो मेरे यहाँ की अलग ट्रेडिशन है। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आपके यहाँ के अलग ट्रेडिशन होंगे, ठीक है। अगर कोई गुजरात का है तो उनके वहाँ का अलग ट्रेडिशन होगा, अलग डांस होगा, अलग सॉन्ग होगा, अलग आर्ट होगा, हर एक चीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तभी भी हम सभी बहुत प्यार से इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है, मीन्स कि हम देखते आगे हमारा आगे का टॉपिक, ठीक है। सो इसके अंदर हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करना है कि मतलब इसके अंदर और कौन सी चीज़ें आ जाती है, आर्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती है। तो जिसमें से एक मेन रोल प्ले करता है पेंटिंग। पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, ठीक है। अगर पेंटिंग नहीं होता तो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को नहीं देख पाते। अलग अलग जो आप पिक्चर्स देखते हैं, आपके घर में ही बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? एक आर्ट के अंदर आ जाती है। और इसी चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ओके, सो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में हमने एक शॉर्ट नॉलेज लिया हुआ था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि थोड़ा सा मराठा आर्ट होता क्या है, मराठा स्टाइल ऑफ आर्ट पेंटिंग होता क्या है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या होता है। तो मराठा इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कहाँ का ट्रेडिशन है, ये हमारे महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का है, दैट्स वाई इसका नाम मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। सो महाराष्ट्र की पेंटिंग के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर नॉलेज लेना है कि वो होता क्या था, ठीक है। जो 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, सो 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड में डेवलप किया गया था इस मराठा पेंटिंग को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने की शुरुआत की गई थी कि उस टाइम पर इसे इस तरह की चीज़ों को किया जाने लगा था। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाने लग गया था इन 17th सेंचुरी के टाइम पर। और ये इससे किससे प्रेरणा मिली थी? इस मराठा स्टाइल की पेंटिंग को किससे प्रेरणा मिली थी? राजपूत होते हैं, राजस्थानी कास्ट के लोग, सो राजपूत और साथ ही साथ जो यूरोपियन पर्सन होते हैं, सो उन दोनों के आर्ट को मिलाकर एक नया आर्ट बनाया गया था। इनसे प्रेरणा लेकर एक नया आर्ट बनाया गया था जिसे हम मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। तो इस पेंटिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया था और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें बहुत सुंदर जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के ऊपर इसे क्रिएट किया जाता था। जो राजमहल मराठा जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो
जो महल होते थे, जो पेशवा वगैरह के जो महल होते थे, उन महलों के अंदर इसे बनाया जाता था। जो वाड़ा होता था, जैसे वो मूवी में देखा है ना हमने, शनिवार वाड़ा, ठीक है। सो जो ये वाड़ा होता है, ये बहुत बड़े बड़े राजमहल होते हैं। सो इसके अंदर इस आर्ट को प्रेजेंट किया जाता था। इसके जो वॉल होते थे, इसके ऊपर बनाया जाता था, खूबसूरत सी पेंटिंग की जाती थी, जिसके अंदर मराठा कल्चर को दर्शाया जाता था, लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता था। और ये आर्ट जो है, ये किस लिए काम आता है? ये आर्ट एक तरह से हमें नॉलेज देता है। कौन सा नॉलेज देता है? हमारे एंशियंट टाइम पीरियड का नॉलेज देता है। कि जो ये पेंटिंग है या फिर जो ये आर्ट है, वो हमें बताने की कोशिश करता है कि इस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें होती थी। जैसे अगर अभी भी हम जाएंगे ऐसे कोई बड़े वाड़ा में, देखेंगे हम महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर देखने से हमें क्या पता चलेगा कि हाँ, इतनी खूबसूरत सा ये सारी चीजें हुआ करती थी। उस मराठा टाइम पीरियड में इस तरह की चीजें होती थी। लोग उस टाइम पर अपने बॉडी की पेंटिंग करवाते, मतलब पेंटिंग्स बनवाते थे, साथ ही साथ अपने घर को डेकोरेट करवाते थे। जो अलग अलग रॉक, अलग अलग जो पत्थर होते हैं, उसके ऊपर ये डिजाइन बनती थी। तो इस तरह की चीजें इस मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर आ जाती है कि ये 17वीं सेंचुरी के टाइम पर हुआ था। और इसे किससे प्रेरणा लेकर बनाया गया था? हमारे राजपूत का जो डिजाइन होता है, राजपूताना डिजाइन्स जो होते हैं, उससे लेकर, और साथ ही साथ जो यूरोपियन डिजाइन है, यूरोपियन आर्ट है, इन दोनों के मिक्सचर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था इस चीज को, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो जिन कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो है कुछ रेड कलर, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर। इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस तरह की रॉक पेंटिंग में, ठीक है। पत्थरों के ऊपर जब पेंटिंग की जाती है तो इन कलर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इन कलर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो, आई होप सो आप सभी को इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आर्ट ऑफ पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्ट ऑफ पेंटिंग, इससे हमें यही समझ आ जाता है कि पेंटिंग करने का आर्ट, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई पेंटिंग देख ली, ठीक है, कोई पेंटिंग देखी, कोई स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हुआ है जिसके ऊपर पेंट किया हुआ है, तो उसे देख के आपको क्या समझ में आता है? वो 2D है या 3D है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले ले हम लोग इस बोर्ड का, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर एक एग्जाम्पल ले ले कि ये आपको बोर्ड कैसे दिख रहा है, ये आपको 3D दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आपको 2D दिख रहा है। 2D एंड 3D का मतलब, आई होप सो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आई गेस सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आता होगा कि 2D क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है और 3 डायमेंशनल क्या होता है। अगर नहीं समझ आता है तो जल्दी जल्दी से जाकर मैथ्स के भी सारे लेक्चर्स को देखा करो, उसमें आप लोगों को बताया ही होगा कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल, साथ में वो क्या करते थे, 2D ड्राइंग्स को, 2D पेंटिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था उस टाइम पर। 2D के साथ साथ 3D भी बनाए जाते थे। 3D के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे अगर आप कोई स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई मूर्ति देखेंगे, अगर आप किसी मूर्ति के पास अगर आप गए और देखे उसे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप अगर उसे पीछे साइड से भी देख सकते हैं, ऑल ओवर द साइड देख सकते हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये 3D है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो 3D है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने जो पेपर्स पे बनाए हुए जो अलग अलग स्केचेस होते हैं, अलग अलग ड्राइंग्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स होती है, ठीक है, अगर आपने उसे देखा तो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ये क्या है? ये 2D है और ये 2 डायमेंशनली हमें दिखाई दे रहा है। हमें ये सामने अगर हमने इसे रखा हुआ है तो ये हमें फ्रंट से, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की 2D चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर, उन्होंने जो अलग अलग कैनवास होते हैं उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया था। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे जो अलग अलग केव्स होते हैं, उन केव्स के ऊपर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। केव्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स, पेंटिंग्स बनी हुई होती है, जो कि हमें सामने से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताता है? ये सारी चीज़ें हमें हमारे एंशियंट टाइम पीरियड के बारे में नॉलेज देने का काम करता है कि हमारा एंशियंट टाइम पीरियड किस तरह का था, किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से बताने की कोशिश करता है, ठीक है। जो ये अलग अलग पेंटिंग्स होते हैं, केव्स के ऊपर पेंटिंग्स हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट जो कैनवास के ऊपर बनाए हुए होते थे, वो भी क्या होते थे? 2 डायमेंशनल होते थे। इस तरह के स्टाइल्स होते थे इस आर्ट के अंदर, इस तरह के पेंटिंग्स बनाई जाती थी जो आर्टिस्ट उस टाइम के होते थे, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें आ जाता है हमारा फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग का एक सीधा मीनिंग निकाल ले तो हमारा जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है,
जो हमारे कल्चर को दर्शाता है। अब सारे पेंटिंग के अंदर हमने सेम थोड़ी थोड़ी सी सिमिलर टॉपिक्स है जो कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या हो जाता है। जो हमारा जो वर्ल्ड का समझ लो आप, बहुत सारी कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस तरह की चीजें पाई गई कि जो स्टोन एज का जो टाइम था उस टाइम पर इस तरह की पेंटिंग्स हमें बताती थी कि वो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो किस तरह का था। ठीक है, उस टाइम के जो लोग थे वो किस तरह से, वो जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हुई है, उन पेंटिंग्स को देख के हमें पता चलता है कि किस तरह का ट्रेडिशन था, किस तरह का कल्चर था, वो ट्रेडिशन उस कंट्री का कैसा था। तो ऐसी चीजें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर पाई गई है, और ऐसा हमारे इंडिया के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट पेंटिंग स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि जो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो किस तरह का था। ऐसे ही साथ साथ जो बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में हमें इन पेंटिंग्स की वजह से, इन स्ट्रक्चर्स की वजह से नॉलेज मिल जाता है। साथ ही साथ जो इंडियन रॉक, जो हमारा जो पत्थरों के ऊपर पेंटिंग करना, ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ही ज्यादा पहले से, सदियों पुराना जो स्टोन एज का टाइम पीरियड है, सोचो उस टाइम से ही वो स्टोन पे, पत्थरों के ऊपर पेंटिंग्स करते आ रहे हैं। तो समझ जाओ कि इंडिया ने मास्टरी गेन की हुई है आर्ट के अंदर, वो भी इतने सालों पहले से मास्टरी गेन किए हुए उन्होंने। साथ ही साथ वो कुछ कलर्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह की इन कलर्स का, ये जो 3 कलर है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी इस तरह की स्टोन पेंटिंग, इस तरह की रॉक पेंटिंग में। साथ ही साथ ये अलग अलग जो वॉल्स होते हैं, अलग अलग जो वॉल्स होते हैं, केव्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो क्या करते थे, इस तरह की पेंटिंग्स को ड्रॉ करते थे। साथ ही साथ वो उसके अंदर क्या दिखाते थे, अपने कल्चर को दिखाते थे, अपने ट्रेडिशन को दिखाते थे कि हाँ, अगर जैसे अगर वो कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई दीवार के ऊपर पेंटिंग कर रहा है, तो उस तरह के उसमें वो क्या दिखाते थे, अपने गांव के लोगों को दिखाते थे, जो उनका ट्रेडिशनल डांस होता था उस डांस को दिखाते थे। साथ ही साथ जो उनकी खेती होती है, उस टाइम पर जो क्रॉप्स उगते होंगे, उस तरह की चीज़ों को वो क्या करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे, कि अपने गांव को दर्शाते थे, अपने गांव के फेस्टिवल को, उस ट्रेडिशन को दिखाने की कोशिश करते थे स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को वो प्रेजेंट करते थे। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें ना कुछ अलग अलग जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाई गई, जैसे कि अगर हम ले लें एग्जाम्पल, तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर इस तरह की पेंटिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, और इस तरह की पेंटिंग्स को देखकर उनका ट्रेडिशन हमें पता चलता है, उनका कल्चर हमें पता चलता है। अभी अगर मैं बिहारी हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ पता है कि हाँ, हमारे यहाँ पर अभी भी ये चीज़ें होती है। जो मिट्टी के जो घर होते हैं, मैं अगर कभी गांव जाती हूँ और गांव के अंदर अगर घूमो, अच्छी तरह से अंदर अंदर पूरा घूमोगे, तो जिनके छोटे छोटे अभी भी घर होते हैं, तो वो घरों के बाहर में जो मिट्टी से निपाई की हुई होती है, उसके ऊपर बहुत सुंदर सी डिजाइन्स बनाते हैं, वाइट कलर के डिजाइन्स बनाते हैं। वो एक रंगोली को भी प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई अच्छा शुभ मौका है, कोई शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, तो उस टाइम पे भी वो क्या करते थे, सफ़ेद रंग से या रेड कलर से खूबसूरत से डिजाइन्स बनाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगे कि अट्रैक्टिव है। ठीक है, फेस्टिव वाइब्स आती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। कलर्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप आंसर के अंदर मेंशन कर दो। अगर आपको फोक स्टाइल ऑफ आर्ट अगर आ गया, आपको पेंटिंग आ गया, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमने जैसे कि आप लोगों को बताया, वो अपने ट्रेडिशन को, इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, इस जगह का कल्चर कैसा है, इस जगह का ट्रेडिशन कैसा है, इस जगह पर लोग किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें इन पेंटिंग्स की हेल्प से पता चलती है। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हमारे क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की तरफ। क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, क्लासिकल स्टाइल, अगर आप लोगों को ये टॉपिक आ भी गया तो आप लोगों को कुछ 2-3 नाम याद रखने पड़ेंगे, और उसका मीनिंग आपको जरूर से याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है, जैसे क्लासिकल डांस टफ होता है, उसी तरह से जो भी क्लासिकल रिलेटेड चीजें हैं वो थोड़ी सी टफ हो ही जाती है। ठीक है, तो क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि ये जो क्लासिकल स्टाइल है, ये तो एक तो हमारा पौराणिक टेक्स्ट से आ जाता है। ठीक है, हमारा जो पुराण है, उस पुराण की हेल्प से हमें पता चलता है कि किस तरह से वो टेम्पल्स को, किस तरह से वो कोई भी स्ट्रक्चर को भी, स्कल्पचर अगर देखेंगे आप, तो जो पौराणिक टाइम पे, जो पुराने टाइम पर बनाया हुआ है, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद बनाई जाती थी।
इसी तरह से जैसे अभी यहाँ पर हमारे मुंबई में हो गया या किसी भी जगह पर, किसी भी अच्छे जगह पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनती है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है कि कौन सा उसका मतलब वो जगह का किस तरह से, कौन सा जगह है वो, उसकी दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा अच्छी होती है, किचन के लिए कौन सी दिशा होती है, मंदिर के लिए कौन सी दिशा होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों को वो फॉलो नहीं करते। उन्हें जहाँ पर स्पेस दिखता है वहाँ पर वो बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो नहीं देखते, ठीक है। बट यही सारी चीजों को देखकर वो किसी तरह का स्कल्पचर बना रहे, किसी तरह का बिल्डिंग बना रहे, किसी तरह का मंदिर बना रहे, टेम्पल का आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो उन चीजों को जो हम देखते हैं वही क्या है, हमारा एक ट्रेडिशनल आर्ट है, हमारा एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है। तो जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा कुछ मेंशन की हुई, जैसे अगर इसके अंदर ही पेंटिंग के अंदर ही 64 आर्ट आ जाता है जो कि मेंशन किया गया है इस टेक्स्ट के अंदर, इस बुक के अंदर। उसमें से कुछ मेन मेंशनड है जो कि है आलेखम, ठीक है, सॉरी आलेख्यम, ठीक है, आलेख्यम। इस तरह के संस्कृत वर्ड्स को अगर आप पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टंग स्विच हो जाता है, टंग थोड़ा सा स्लिप होता रहता है, ठीक है। सो आलेख्यम हो गया, साथ ही साथ आलेख्या हो गया, विद्या हो गया, ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है पौराणिक टेक्स्ट के अंदर। बताया हुआ है कि इस तरह के पेंटिंग्स को बनाने के कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे कि उसमें से सबसे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है रूप भेदा। रूप भेदा इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स, जो अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म को बनाया जाता था उसका नाम क्या था, उसे समझना किस तरह से समझते मतलब उसे नाम किस तरह से दिया गया है, रूप भेदा, ठीक है, रूप भेदा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जो डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस चीज़ के वजह से कर रहे हैं, इस चीज़ को स्टडी करने की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है परामना, ठीक है, प्रामना। तो प्रामना का मतलब क्या हो जाता है, जो वेरियस फीचर्स उसके अंदर डालने वाले हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर वो डिफरेंट जो फीचर्स डालने वाले हैं, वो इस चीज़ को स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा भावा, ठीक है। भावा का मतलब क्या हो जाता है, जो अलग अलग जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके कौन से एक्सप्रेशंस है, उस चीज़ को इसके अंदर बताता है, उस आर्ट के अंदर बताया जाता है, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है लावण्य जाना, सॉरी लावणी या जो ना था, ठीक है। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। सो इससे हमें क्या समझ में आ जाता है, जो एस्थेटिक्स जो है उसे हमें इस चीज को एस्थेटिक, जो अगर कोई भी आर्ट प्रेजेंट करे तो वो किस तरह का एस्थेटिक होना चाहिए, वो चीज हमें इसके अंदर बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सदृश्यता, वो हमें क्या प्रेजेंट करता है, रियलिटी, उस चीज का, उस स्ट्रक्चर की रियलिटी, उस आर्ट की रियलिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कलर्स के लिए, कंपोजिशन के लिए वार्णी कभांग, इस तरह की चीज इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करने के बाद, इन सारी चीज़ों के रूल्स को स्टडी करने के बाद ही कोई आर्किटेक्चर, कोई टेम्पल का आर्किटेक्चर हो गया या उस टाइम का जो स्कल्पचर्स है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बनाने की कोशिश करते थे अलग अलग पुरानों वैद्यों की हेल्प से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें बताई हुई है कि इस क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाता था, इस तरह की चीज़ों को स्टडी किया जाता था एंड देन इस आर्ट को प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छी तरह से इसे लिख पाएंगे, इस टॉपिक को लिख पाएंगे, ठीक है।